Hello students, my name is C. Sunil Saini and I have almost 5 years of experience in industry. Today let's start our first topic AS2 valuation of the inventories. So let's start with the topic. सबसे पहले अपन AS2 में बात करें तो अपन सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशंस। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इन्वेंटरीज के अंदर वो सारी एसेट्स जो लाइक सपोज मैंने कोई भी फिनिश गुड्स है मेरा या फिर कोई भी एसेट्स है जो मैंने हेल्ड फॉर सेल के लिए ले रखा है या फिर मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस में है मेरा वो या फिर वो है मेरा हेल्ड फॉर कंजम्पशन के लिए लाइक मेरा सपोज फिनिश गुड्स है मेरा या फिर मेरे पास में डब्ल्यूआईपी है या फिर मेरे पास में रॉ मटेरियल है तो वो मेरा इन्वेंटरी की डेफिनेशन में कवर होगा। लाइक सपोज अगर अपन बात करें मारुति के एग्जांपल्स की तो मारुति के एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो सपोज मारुति की जो भी कार्स हैं जो प्रॉपर एकदम बना हुआ है जो हेल्प और सेल के लिए बनी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका, तो मारुति के केस में उसके लिए जो भी बनी हुई कार्स हैं उसकी सारी फिनिश गुड्स में कवर होगी। लाइक सपोज अब कोई दूसरी कार है जो अंडर प्रोसेस में है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है तो वो मेरा डब्ल्यूआईपी में कवर होगा। और सपोज उस कार को बनाने के लिए जो भी सारे मेरे साथ में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो भी मेरे में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं मेरे, तो वो सारे के सारे मेरे उसमें रॉ मटेरियल में कवर होंगे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें थे इन्वेंटरीज आर एसेट्स, तो अगर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो एसेट्स में क्या कवर होगा, तो एसेट्स का मतलब होता है मेरा कि वो सारी रिसोर्सेज जो एंटिटी कंट्रोल करती है और उसका एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो वो मेरा का सारा इन्वेंटरी की डेफिनेशन में एसेट्स की डेफिनेशन में कवर होगा। इसके अलावा इन्वेंटरीज में ट्रेडेड गुड्स और मेरा जो भी लूज टूल्स है वो सारे के सारे मेरे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो स्पेयर पार्ट्स की, अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो अगर सपोज कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है तो वो मेरा पीपीई में कवर होगा। अगर उसकी भी यूजफुल लाइफ 12 मंथ से कम है तो वो मेरा एज ए इन्वेंटरी कंसिडर अपन उसको करेंगे। ओके, अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है मेरा स्कोपिंग को AS2 किसको किस किस पे एप्लीकेबल होता है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसके लिए अपन सेकंड टॉपिक है स्कोप AS2। तो अगर स्कोपिंग की बात करें तो अगर मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में है तो उसके ऊपर AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर AS7 एप्लीकेबल होगा। पर अगर मेरी कंप्लीट बिल्डिंग है, अगर बनी हुई कंप्लीट बिल्डिंग है तब उस केस में AS2 ही एप्लीकेबल होगा। सेकंड अगर अपन बात करें शेयर्स डिबेंचर्स, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के केसेस में अगर वो हेल्पफुल ट्रेड के लिए है तो हेल्पफुल ट्रेडेड के केस में वो मेरा AS2 में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लाइक लाइव स्टॉक है मेरा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जो भी है, ये मेरा AS2 इन पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पर इनके केस में ये एनआरवी पे वैल्यू करेंगे अगर इनकी सेल एश्योर्ड है और इसके अलावा कोई मेरा फेलियर ऑफ रिस्क नहीं है, तो इस केस में मैं इसको एनआरवी पे वैल्यू करेंगे। सेम ऐसे ही नेचुरल गैस है, कोई भी नेचुरल गैस है या फिर मिनरल ऑयल है इसको भी एनआरवी पे वैल्यू किया जाएगा। अगर कोई मेरा बैंकिंग का बिजनेस है या कंसल्टिंग का बिजनेस है तो उसके केस में भी AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके केस में AS9 एप्लीकेबल होगा। और AS2 अगर अपन जो गाइडेंस देता है वो गाइडेंस देता है इन्वेंटरी की कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए और इन्वेंटरी की एनआरवी कैलकुलेशन करने के लिए। अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन की, अगर फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो वो होता है फिनिश गुड्स में मेरा मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में और मेरा रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्लासिफिकेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ द इन्वेंटरी। तो अगर वैल्यूएशन अगर मैं बात करें तो वैल्यूएशन का इन्वेंटरी का वैल्यू कैसे करना है, तो फिनिश गुड्स स्टॉक एंड ट्रेड और वर्क इन प्रोग्रेस का केस है तो उसमें कॉस्ट एंड एनआरवी विचोर इज लोअर, जो भी मेरा कॉस्ट एंड एनआरवी विचोर इज लोअर जो भी होगा उसके केस में जो उसको वैल्यू किया जाएगा। पर अगर मेरा दूसरा फॉर्म है अगर रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल्स का केस है तो इस केस में अगर मैं देखूंगा कि मेरा फिनिश गुड्स, मैं देखूंगा मेरा फिनिश गुड्स कैसे सेल किया जा रहा है। अगर मेरा फिनिश गुड्स कॉस्ट के अबव सेल किया जा रहा है तो इस केस में मैं रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। अगर सेकंड केस मेरा अगर सेकंड केस में मैं देखता हूँ अगर मेरा फिनिश गुड्स है, जो भी मेरा फिनिश गुड्स है अगर वो बिलो कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है या फिर सेल हो रहा है तो इस केस में मैं उसको देखूंगा कि मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है और मेरी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। उस इन दोनों में जो भी लोअर होगा अपन उसे उस पे वैल्यू करेंगे। पर अगर यहाँ पे अगर बात करें अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, तो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जैसे सपोज सेम प्रोडक्ट या फिर सिमिलर प्रोडक्ट अपन मार्केट में लेने जाएँ तो उसकी बाइंग कॉस्ट क्या रहेगी, तो उस कॉस्ट को अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलेंगे। थर्ड अगर दूसरा बात करें तो इन्वेंटरी की जो हमेशा वैल्यूएशन होती है वो आइटम बाय आइटम वाइज होती है, नॉट ऑन कंसोल लेवल। तो अपन जब भी इसकी वैल्यूएशन करेंगे वो आइटम लेवल पे करेंगे, कंसोल लेवल पे नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे अगर अपन इसको एग्ज़ाम्पल से समझना चाहें, तो एग्ज़ाम्पल में अगर आ जाते हैं नीचे, तो ये है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। सपोज़ यहाँ पे मैंने लैपटॉप परचेज़ किए, 100 यूनिट्स हैं मेरे। 100 यूनिट्स परचेज़ करने के बाद में यहाँ पे मैं देखता हूँ उसकी जो प्राइस है वो 50,000 ईच है, ओके? और एट द ईयर एंड मेरे 20 लैपटॉप्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मेरी जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, और अगर इस केस में एनआरवी सपोज़ मेरी यहाँ पे 52,000 थी, तो यहाँ पे मेरा एनआरवी जो टोटल बनेगा 10,40,000 बनेगा। तो इस केस में अपन जो भी बात करेंगे कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिचएवर इज़ लोअर, तो मेरे इन्वेंटरी जो वैल्यू होगी एट द ईयर एंड 10 लाख पे वैल्यू होगी। सेकंड केस में अगर मेरी एनआरवी 48,000 है, तो इस केस में अपन जो इन्वेंटरी की वैल्यू करेंगे वो 9,60,000 पे करेंगे, क्योंकि इन्वेंटरी उसी पे वैल्यू होती है कॉस्ट एंड एनआरवी व्हिचएवर इज़ लोअर। तो इस केस में इन्वेंटरी मेरा जो वैल्यू होगा वो 9,60,000 पे वैल्यू होगा। अगर इसे अकाउंटिंग एंट्री की बात करें तो जो भी मैंने 40,000 यहाँ पे जो हुआ है वो एक साइड में कॉस्ट में गुड्स सोल्ड में जाएगा, सेकंड साइड में वो इन्वेंटरी में उसको अलाउंसेस फॉर ऑब्सोलेंस में अपन शो करेंगे उसको, ओके? इन्वेंटरी में से वो लेस होके आएगा, राइट? अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में अगर मेरा केस है रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स एंड स्टॉक एंड ट्रेडेड का केस है, तो इस केस में मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज है वो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एज ए कंसिडर किया जाएगा। पर अगर मेरा केस है फिनिश गुड्स का या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का, तो इस केस में मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज है मेरा, या फिर जो भी कन्वर्जन कॉस्ट है मेरी इसके ऊपर, या फिर जो भी मेरी अदर कॉस्ट्स हैं, वो अदर कॉस्ट में इसमें कंसिडर करेंगे, ओके? अगर अपन कॉस्ट ऑफ परचेज, तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करूँ? तो कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी मेरी परचेज प्राइस है और उसमें मैंने जो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे किए हैं, वो सारे के सारे इसमें मेरे इंक्लूड होंगे, ओके? अगर मैंने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स पे किया है, तो वो इसमें इंक्लूड होगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग चार्जेज़, फ्रेट इनवर्ड या फिर इंश्योरेंस वगैरह कॉस्ट जो भी है मेरी, वो इसमें इंक्लूड होगी। कोई भी मेरा लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपेंस इंक्लूड होगा। इसके अलावा कोई भी मेरे अदर एक्सपेंडिचर जो मेरे को जो एस इन इन्वेंटरी को एक्वायर करने के लिए मैंने खर्च किया है, वो सारा का सारा मेरा इसमें इंक्लूड होगा। कोई अगर ट्रेडेड डिस्काउंट है या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक है या फिर रिबेट है, वो लेस करेंगे। कोई अगर ड्यूटी, टैक्सेस या फिर उसकी जिसको मेरे को रिबेट मिलने वाली है, वो सारे भी अपन इसमें से लेस करेंगे। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल में अगर सपोज़ मैंने कोई गुड्स परचेज़ करने के लिए मैंने जीएसटी का पेमेंट किया और उस जीएसटी की मेरे को आईटीसी मिल गई, तो यहाँ पे उसको अपन लेस करेंगे इसके अंदर से, ओके? उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कैश डिस्काउंट, तो मेरा जो भी कैश डिस्काउंट है, वो मेरा अलाउ नहीं होता कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। और कोई भी मेरा ट्रेडेड डिस्काउंट है, तो ट्रेडेड डिस्काउंट को अपन को कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए लेस करना ही पड़ेगा। अगर इसके अपन एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो अगर यहाँ पे है एक्स लिमिटेड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में है। उसने ड्यूरिंग द ईयर 100 लैपटॉप्स परचेज़ किए एट द रेट 50,000 ईच, ओके? और जीएसटी इस पे 18% है मेरा। अगर मैं आईटीसी की बात करूँ तो 50% आईटीसी मुझे अलाउ होता है। इसके अलावा इस परचेज़ करने के लिए मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी करने पड़े। मुझे 10% डिस्काउंट भी मिला और मेरा 40,000 मैंने इंश्योरेंस भी पेमेंट किया है। तो अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ परचेज़ कॉस्ट मेरी क्या है, तो यहाँ पे मेरी परचेज़ जो मैंने परचेज़ प्राइस पे की है 50 लाख, इसमें से मैं ट्रेडेड डिस्काउंट लेस कर दूँगा फॉर 5 लाख। इसमें 50 लाख में से 5 लाख लेस करने के बाद में अगर अपन जीएसटी लॉ आप पढ़ोगे सेपरेटली, तो उसमें कवर होगा कि जो भी डिस्काउंट मिलने के बाद में जो वैल्यू आएगी, उस पे मेरे को जीएसटी चार्ज करना है। तो उसके ऊपर अपन 18% जीएसटी चार्ज करेंगे, पर यहाँ पे मुझे आईटीसी 50% अलाउ हो रहा है, तो वो मुझे लेस करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ उसमें ऐड करेंगे और इंश्योरेंस चार्जेज़ ऐड करेंगे, तो मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज़ ये निकल के आएगा, राइट? अगर यहाँ पे अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करें अपन, तो मेरा जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है या फिर जो भी मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या फिर कोई भी अदर मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे मेरे इसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कैलकुलेशन होंगे, इस इंक्लूड होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड, तो अगर मेरा कोई भी प्रोडक्शन ओवरहेड है जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल नेचर का है, उसको भी हम इसके अंदर सिस्टमैटिक रूप से एलोकेट करेंगे और परचेज कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में इंक्लूड करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मेरा वो प्रोडक्शन ओवरहेड है, जैसे सपोज लाइक ये
जो प्रोडक्शन की मतलब अगर अपन बात करें इसके साथ इसके लिए, तो जो मेरा सपोज़ मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरा वेरिएबल ओवरहेड भी ये बढ़ता ही रहेगा, ओके? और टोटल मेरे पास में जो भी वेरिएबल ओवरहेड रहेगा तो उसमें से मैं प्रोडक्शन ओवरहेड को लेस कर देंगे, ओके? फिक्स्ड ओवरहेड जिसका नेचर फिक्स्ड वाला नेचर है, तो इसके साथ में ये मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। इसको एलोकेट करने के लिए मेरा जो भी मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड रहेगा, उसमें से मैं चेक करूँगा कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है और मेरा बजटेड प्रोडक्शन क्या है। दोनों में से जो भी हायर रहेगा, वो मैं इसकी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की रेट निकालने के लिए कंसिडर करेंगे, ओके? तो इसको अगर अपन समझना चाहें तो ये एग्जांपल से बेटर वे में अपन एग्जांपल 3 एंड 4, 5 में इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल 3 की बात करें, तो एग्जांपल 3 में मेरा ये है। सपोज एग्जांपल 3 था मेरा वेरिएबल ओवरहेड के लिए। तो यहाँ पे है मेरा एक्स लिमिटेड है जो सिम कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एग्जांपल 3 है अपना कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए। तो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड मेरा सिम कार्ड के मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करती है। सपोज़ एक्स उसको बनाने के लिए एक सिम कार्ड को बनाने के लिए उसे मॉड्यूल, कार्ड बॉडी, चिप, फैक्ट्री कॉस्ट और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड ये सारे एक्सपेंस उसने इंकर किए हैं। तो इन सबको इंकर करने के बाद में जो भी मेरी कॉस्ट बनी वो मेरी पर सिम कार्ड की कॉस्ट है 300 पर यूनिट, ओके? तो सपोज़ यहाँ पे मैंने मॉड्यूल लगाया तो मॉड्यूल इंटू ह ह थाउज़ेंड्स इंटू 50, उसके बाद में 200 इंटू 100, हन थाउज़ेंड्स इंटू 50 और इसके बाद में जो भी मेरा लेबर है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया और जो भी मेरी सिम कार्ड्स बन के आई वो प्रोड्यूस हुई हैं वो थाउज़ेंड्स हैं। तो यहाँ पे मेरी पर सिम कार्ड की रेट आ गई है, ओके? अगर अपन 4th एग्ज़ाम्पल की बात करें तो 4th एग्ज़ाम्पल है मेरा सेल। सपोज़ मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो सेल करी है वो 10,000 यूनिट सेल करी हैं, ओके? यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो है 4,000 यूनिट्स का। कंपनी की अगर मैं बात करें अपन तो नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो 15,000। तो अपन ने ऊपर क्या बात करी थी कि नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन व्हिच आर इज़ हायर। तो यहाँ पे अपन जब भी फिक्स ओवरहेड की रेट निकालने के लिए कंसीडर करेंगे वो 15,000 को कंसीडर करेंगे। तो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट अगर मैं बात करें तो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, लेबर कॉस्ट मेरी 5 रुपीज़ पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड मेरा 5 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस मेरी 10 रुपए है। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स ओवरहेड पर यूनिट की बात करें अपन, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन जो भी मेरा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड क्या है वो 30,000 है, ओके? 30,000 और यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी मेरा विच और इज़ हायर है उसको अपन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ₹2 फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ गया है मेरा, ओके? तो यहाँ पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? तो टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 10 प्लस 5 प्लस 5 तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 तो मेरा 22 की मेरी कॉस्ट आ गई है पर यूनिट की, ओके? सेल वैल्यू की बात करें तो अपन नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 हुई हैं और उसकी सेलिंग प्राइस है मेरी 40 तो यहाँ पे मेरा 4 लाख का सेल आ गई है। कॉग्स की बात करें तो मेरा कॉग्स हो गया 2 लाख 20 10,000 इंटू 22 तो 2,20,000 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 4,000 यूनिट्स बचा हुआ है तो मेरा 88,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बच गया है। अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 5 तो सपोज इस ऊपर वाले एग्जांपल में सपोज मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन था यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन था वो 15,000 था पर 15,000 ना होके सपोज यहाँ पे मेरा 8,000 का ही मेरा प्रोडक्शन है तो इस केस में 6,000 यूनिट्स मैंने सेल करी हैं और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ओनली 2,000 यूनिट्स, ओके? तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट की रेट क्या आएगी? एक्चुअल प्रोडक्शन और मेरा जो भी मेरा नॉर्मल कैपेसिटी है व्हिच एवर इज़ हायर तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल कैपेसिटी मेरी 10,000 यूनिट्स की थी, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो मेरा चार्ज हो रहा है वो ओनली हो रहा है 8,000 यूनिट्स इंटू 3,000 यूनिट्स ओनली 24,000 तो जो मेरा 6,000 जो मेरा बचा हुआ है, सपोज यहाँ पे मेरा टोटल जो फिक्स ओवरहेड था वो था मेरा 30,000, ओके? तो 30,000 में से मैंने ये अपन ने जो यहाँ पे चार्ज किया है, चार्ज कर रहे हैं वो 24,000 ही कर रहे हैं, तो जो 6,000 जो बचा हुआ है, वो पोर्शन मेरा डायरेक्टली पी&एल में चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात करूँ तो मेरा 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे जो ऊपर 2 था वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो मेरी कॉस्ट की जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी वो 23 रुपीज़ आएगी। सेल वैल्यू मेरी 6,000 इंटू 42 लाख 40,000 कॉस्ट मेरा इस केस में 6,000 इंटू 23 तो 1,30,000 और क्लोजिंग स्टॉक मेरा 46,000 ओके तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 2,000 यूनिट्स जो मेरी बची हुई थी और 23 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट है मेरी तो 46,000 इस केस में अगर आपको मैं बात करूँ तो आपको जो फोकस करना है
जो मेरा अंडर एब्जॉर्ब जो फिक्स ओवरहेड है वो मेरा 6000 रुपीज था, वो डायरेक्टली मेरा पीएनएल में चार्ज होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अदर कॉस्ट्स। ओके, तो अगर अदर कॉस्ट की बात करें तो अदर कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को मेरी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन को लाने के लिए जो भी मैं लाइक सपोज मैंने ट्रांसपोर्टेशन किया है, पैकेजिंग करी है, मैंने कोई कमीशन दिया है, तो वो सारा का सारा मेरा अदर कॉस्ट है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। अगर मैंने कोई प्राइमरी पैकिंग करी है तो मेरा कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है। अगर कोई सेकेंडरी पैकिंग करी है तो वो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेशन करते टाइम पे अपन को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी, लाइक ध्यान में रखनी है जो अपन को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करनी है। लाइक सपोज मैंने कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा किया है तो उसको अपन को इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर कोई अपना स्टोरेज कॉस्ट है तो स्टोरेज कॉस्ट को भी इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई एडमिन रिलेटेड खर्चे हैं या फिर कोई मेरा एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है तो उसको भी अपन इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी मेरा इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट है, डेफर जो मतलब सपोज मैं कोई ऐसा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ जो सब इन्वेंट्री को डेफर, लाइक सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं इस इन्वेंट्री का पेमेंट है वो आपको, सपोज यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आज इन्वेंट्री की वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है। ओके, उसके अलावा अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं इसको आपको 1 साल बाद में पेमेंट करूँगा और 1 साल बाद में मैं आपको 1 साल बाद में मैं आपको 1100 रुपए का पेमेंट कर दूँगा। तो यहाँ पे अपन को जो इन्वेंट्री के लिए जो अपन एक्स्ट्रा 100 रुपए का जो पेमेंट कर रहे हैं, वो 100 रुपए यहाँ पे इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ओनली 1000 रुपीज़ ही मेरा इंक्लूड इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ओके? इसके अलावा एएस 16 बोलता है अगर कोई भी मेरी ऐसी इन्वेंट्री है जिसका नेचर ही ऐसा है कि वो मोर देन 1 ईयर का टाइम लेगी, लाइक सपोज वाइन का एग्जांपल है यहाँ पे, तो उस केस में जो भी मेरा अगर फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ये अपन को एएस 16 में अपन इसे सेपरेटली कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए सपोज सबसे पहले मेरे पास में फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड्स के नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए अपन अपने पास में जो भी उसकी सेलिंग प्राइस है, जो भी उसकी फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस है, उसमें से अपन उसका जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा मेरा, तो मतलब उसको सेल करने के लिए जो भी मैं फर्दर एक्सपेंडिचर करूँगा, वो मेरा का सारा उसके लेस करने के बाद में जो भी मेरी वैल्यू आएगी, वो मेरी फिनिश गुड्स की एनआरवी होगी, इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। पर अगर मेरा डब्ल्यूआईपी का केस है, तो डब्ल्यूआईपी के केस में मैं क्या करेंगे, जो भी मेरी सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो भी मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, मतलब सपोज मेरा डब्ल्यूआईपी वाला है, उस डब्ल्यूआईपी को मैं फर्दर बनाने के लिए, फर्दर और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 50 रुपए और एक्स्ट्रा मेरे को खर्च करने पड़ेंगे। तो 50 रुपए मैं अपने डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट में से, मतलब जो एनआरवी निकालने के लिए जो भी मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसमें से लेस कर दूँगा, और जो भी मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर होगा, वो उसमें से मैं लेस कर देंगे। तो इस केस में मेरा डब्ल्यूआईपी की एनआरवी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें डब्ल्यूआईपी के केस में एक्स्ट्रा क्या होगा कि जो भी मैंने उसको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, मतलब एक्स्ट्रा फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो भी मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, वही मेरा डब्ल्यूआईपी के केस में लेस करना पड़ेगा और उसके बाद में मेरी डब्ल्यूआईपी की एनआरवी कैलकुलेट हो जाएगी। पर अगर अपन यहाँ पे बात करें रॉ मटेरियल की कॉस्ट केस में, तो रॉ मटेरियल केस में अपन ने 3.2 में ऊपर जो पढ़ा था कि इसके केस में 2 चीज़ें हैं। तो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो सपोज यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स है। तो रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स की बात करें तो सपोज यहाँ पे फिनिश गुड्स था मेरा। फिनिश गुड्स है, अगर मेरे फिनिश गुड्स को मैं अपन नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं अपनी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को कॉस्ट से ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे ही वैल्यू करूँगा। ओके? पर फिनिश गुड्स को अगर मैं कॉस्ट बिलो कॉस्ट पे सेल कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं रॉ मटेरियल को चेक करूँगा कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। दोनों में से जो भी लोअर होगा मेरा, उस पे अपन उसे वैल्यू करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है जो भी मेरा सिमिलर प्रोडक्ट है या फिर मेरा सेम प्रोडक्ट है, उसको अगर मैं मार्केट से बाय करता हूँ, तो उस केस में मेरे को एडिशनल क्या एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वही अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। एनआरवी का मतलब वही है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है मेरी। ओके? अगर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल में जाके बात करें तो सपोज प्रैक्टिकल अगर आप कल को सीए बन जाओगे, या फिर आप आर्टिकलशिप के बाद में अगर आप ऑडिट करने जाओगे, तो आपको आपको पता लगाना पड़ेगा कि एनआरवी कैसे कैलकुलेट करना है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में अपन एनआरवी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपन सबसे पहले देखते हैं
कि बैलेंस शीट आप क्लाइंट को जाके बोलोगे कि सब्सिक्वेंट मतलब सपोज आपकी ईयर एंड की ऑडिट कर रहे हो 31 मार्च की, तो 31 मार्च की ऑडिट करने के बाद में आप सब्सिक्वेंट पीरियड का क्लाइंट से बोलोगे कि आपको मेरे को सेल्स टर्म दे दो, सेल्स रजिस्टर दे दो। उस केस में आप देखोगे कि जो मेरी इन्वेंटरी थी वो किस वैल्यू पे सेल हुई है। तो वही आप उसको एनआरवी कैलकुलेशन करने के लिए आप वो सब्सिक्वेंट सेल वाला कंसीडर कर सकते हो। ओके? तो वही है इसमें कि बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा क्या है, सब्सिक्वेंट पीरियड का मैंने सेल रजिस्टर उठा लिया और उसमें से मैंने सब्सिक्वेंट सेल चेक कर ली एनआरवी की कैलकुलेशन करने के लिए। ओके? अगर मेरा केस नेक्स्ट केस मेरा अगर सपोज ऐसा कोई केस है कि मेरे पास में किसी कस्टमर से ईयर एंड होने के बाद में सपोज 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को मेरे पास में ईयर एंड पे 1000 यूनिट्स थी। ओके? और 5 या 6 अप्रैल को मेरे पास में 100 यूनिट्स का ऑर्डर आ गया और उन 1000 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो ₹100 थी। ओके? और जो ऑर्डर आया है वो 100 यूनिट्स का आया है और उसको मैंने एग्री कर लिया कि मैं ₹80 पे सेल कर दूँगा। तो इस केस में मैं जो 100 यूनिट्स हैं, उन 100 यूनिट्स को मैं सिर्फ़ 80 पे ही मल्टीप्लाई करूँगा। जो मेरे 900 यूनिट्स हैं उनको मैं 100 पे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको अपन एग्ज़ाम्पल से समझना चाहें तो एग्ज़ाम्पल 6 पे अपन इसको कवर कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 6 में अगर अपन बात करें तो सपोज़ मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 100 500 यूनिट्स का। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है मेरी ₹1000 की और मैंने 5 अप्रैल को मेरे पास में कस्टमर से ऑर्डर आया, जिसमें मैंने 100 यूनिट्स को ₹900 में बेचने के लिए एग्री कर लिया। तो इस केस में मेरे जो 400 यूनिट्स हैं उसको मैं ₹1000 पे वैल्यू करेंगे और जो मेरे 100 यूनिट्स हैं उसको अपन ₹900 पे वैल्यू करेंगे, राइट? अब अपना नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस पे जाने से पहले एब्नॉर्मल लॉस की बात कर लेते हैं। तो एब्नॉर्मल लॉस तो अपन हमेशा पी&एल में ही चार्ज करेंगे डायरेक्टली। ओके? उसका कोई भी ट्रीटमेंट सेपरेटली नहीं होगा। एक नॉर्मल लॉस की बात करें तो नॉर्मल लॉस मेरा वही है जो स्टैंडर्ड मतलब एक पे स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है। सपोज़ मैं कहीं से कर्नाटका से जयपुर के लिए कोई भी सामान मँगा रहा हूँ, गुड्स मँगा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को 5% का मेरे को नॉर्मल लॉस होना ही होना है। तो वो मेरा नॉर्मल लॉस में कंसिडर होगा जो इस पे एंटायर इंडस्ट्री में होता है। ओके? तो इस केस में अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? तो सपोज़ मैं जो भी मैंने टोटल परचेज़ कॉस्ट इनकर करी है, उसमें से सपोज़ यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैंने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर किया था और मेरे को पता है उस 1000 यूनिट्स में से मेरी 50 यूनिट्स स्क्रैप होंगी ही होंगी और उन स्क्रैप को मैं ₹100 पे बेच सकता हूँ। तो इस केस में और जो 1000 यूनिट्स मैंने मँगाई हैं, उसके लिए मैंने ₹10,000 का पेमेंट किया है। तो उस ₹10,000 में से यहाँ पे जो मैंने उसको ₹100 में जो मैं बेच रहा हूँ, उसको मैं लेस कर दूँगा और यहाँ पे मेरी नेट क्वांटिटी आ जाएँगी। मैंने 1000 यूनिट्स मँगाई थी और 50 का मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, तो 1000 माइनस 50 ओके? ऐसे। तो ऐसे इस केस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए अपन एग्ज़ाम्पल 8 और 9 चेक कर लेते हैं एक बार। तो एग्ज़ाम्पल अपन 8 पे आते हैं, तो एग्ज़ाम्पल 8 के लिए अगर अपन बात करें, आई थिंक एग्ज़ाम्पल 7 बट रह गया है, अपन इसको वापस देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 8 पे आते हैं, तो सपोज़ एक्स ने अक्स एक्स परचेज़ करता है 1000 यूनिट्स ₹10 की और नॉर्मल लॉस है जो इंडस्ट्री का है वो 5 है। तो अगर एक्चुअल रिसिप्ट 930 हुई है, तो यहाँ पे उसको नॉर्मल लॉस है 50 और एब्नॉर्मल लॉस है 20 यूनिट्स का। तो एब्नॉर्मल लॉस को तो अपन डायरेक्टली उसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर एक्चुअल रिसिप्ट्स मेरी 970 और नॉट तो इस केस में मेरा नॉर्मल गेन हो गया 20। आईसीआई के मैथ में एब्नॉर्मल गेन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर अपन देखें तो नॉर्मल लॉस से मेरा परचेज़ किया मैंने 10,000 केजी और ₹500 की इसका। नॉर्मल लॉस है मेरा 1000 केजी का और पर यूनिट मेरी कॉस्ट निकालना चाहूँ तो 10,000 इंटू 500 और मेरी 10,000 माइनस 100 तो मेरा पर यूनिट की कॉस्ट आ गई। सपोज़ एब्नॉर्मल लॉस है मेरा, तो सपोज़ यहाँ पे 10,000 है, ₹500 में मैंने इसको परचेज़ किया है। नॉर्मल लॉस हुआ है मेरा 100 केजी का, जिसकी सैल्वेज वैल्यू है ₹100 ₹1000 और एक्चुअल रिसीप्ट हुई है मेरी 9,800 केजी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 100 केजी मेरी एबनॉर्मल लॉस है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे 10,000 इंटू 500 जो भी मैंने कॉस्ट एक्चुअल में पे किया है माइनस 1000 जो मेरी इस नॉर्मल लॉस की सैल्वेज वैल्यू है 1000 माइनस 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस। तो ये मेरा 504.95 हो गया। तो इस केस में मेरी जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वो ये होगी 9 9,800 इंटू 504 ओके
और एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा मेरा, वो ये डायरेक्टली मेरा पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। ओके, अगर अपन एग्जाम्पल 7 की बात करें जो अपन से मिस हो गया है, तो एग्जाम्पल 7 अपना बात करता है, एग्जाम्पल 7 अपन ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल 7 है, सपोज मैंने कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स है 600। ओके, तो ये एनआरबी की बात कर रहा है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, तो जो मैंने डब्ल्यूआईबी के केस में एनआरबी की बात कर रहा है, और मेरी सेलिंग प्राइस है 700 रुपीज़। ओके, और कमीशन जो मैं इसको कमीशन फर्दर सेल करने के लिए 50 रुपीज़ का पेमेंट करूंगा, तो इस केस में मेरी एनआरबी क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस होगी मेरी 700, एस्टिमेटेड जो मेरे को इसको कंप्लीट करने के लिए 100 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और कमीशन ऑन सेल जो मेरा 50 रुपीज़ का है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो मेरी एनआरवी आई वो 550 आई, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो भी मैंने पार्टली फिनिश गुड्स है वो 600 रुपीज़ है, तो इस केस में मैं जो इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वो 550 होगी। राइट, क्लियर। अगर वापस इसको देख लेते हैं एक बार, अगर इसको बात करें तो सपोज मेरा डब्ल्यू आई पी के केस में मेरा पार्टली फिनिश गुड्स है। ओके, और उसको अब तक हमने 600 रुपये की कॉस्ट उस पर इनकर कर दी है। ओके, उस डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करने के लिए मुझे अभी भी और 100 रुपीज़ का पेमेंट, अभी भी मुझे 100 रुपीज़ और खर्च करने हैं। ओके, सेलिंग प्राइस है मेरी अभी 700 रुपये की, और कमीशन उसको मैं फर्दर सेल करूंगा, तो सेल करने के लिए मेरे को 50 रुपये का कमीशन भी देना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस मेरी है 700। इसमें से अपन जो एस्टिमेटेड जो मेरी 100 रुपीज़ की जो मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है, अपन उसको लेस करेंगे, और उसको कमीशन ऑन सेल जो भी है मेरा 50 रुपीज़, तो इस केस में मेरी एनआरवी बन के आई वो 550 बन के आई है, और जो मेरी कॉस्ट ऑफ अब तक मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूँ वो मेरी है 600 रुपये। तो इस केस में जो अपन डब्ल्यू की जो वैल्यू करेंगे वो 550 रुपीज़ पे ही करेंगे। राइट, अब अपन नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, मेरा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ओके, तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट को अपन इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज आप एक इंडस्ट्री, आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे आपके एक एज लाइक सपोज अपन एग्जांपल दें क्रूड ऑयल इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे जब अपने पास में जो रॉ मटेरियल में फॉर्म में जो ऑयल आता है, उसको जब अपन हार्वेस्टिंग उसकी जो भी अपन करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसके टाइम पे उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, लाइक पेट्रोल और डीजल। तो यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल का एग्जाम्पल लें, तो कोई भी ऐसी मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में कभी कोई दो प्रोडक्ट निकल के आए, तो वहाँ पे अपन उसको चेक करते हैं कि वो मेरा जॉइंट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट अगर अपन देखना चाहें, तो अगर उसकी वैल्यू इमैटेरियल है, तो इस केस में अपन उसको बाई प्रोडक्ट ही कंसिडर करते हैं। अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा है, सैल्वेज वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको अपन जॉइंट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, सपोज व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे सपोज मेरा फर्स्ट अगर मैं सपोज बाई प्रोडक्ट निकला, और उस बाई प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इमैटेरियल है, तो इस केस में अपन उसको जो भी एनआरवी रहेगी, उसको अपन बाई प्रोडक्ट की वैल्यू में से लेस कर देंगे। जो भी बाई प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू रहेगी, उसको मेन प्रोडक्ट की वैल्यू में से लेस कर देंगे। ओके, पर अगर मेरा बाई प्रोडक्ट की वैल्यू है वो मटेरियल है, तो इस केस में उसको अपन बाई प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट कंसिडर न करके उसको मेन प्रोडक्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे, उसको एज ए जॉइंट प्रोडक्ट की तरफ इंक्लूड करेंगे। ओके, अगर मेरे जॉइंट कॉस्ट, अब मेरा जॉइंट प्रोडक्ट आ गया, जॉइंट प्रोडक्ट के केस में अगर मेरा क्या है कि अगर मेरे को पता है कि उसकी कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तो अपन उसकी सेपरेट सेपरेट कॉस्ट आइडेंटिफाइबल है, तो अपन उसको सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे। पर अगर मेरी जॉइंट कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो इस केस में अपन पहले सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और टोटल कॉस्ट को उसकी सैलवेज वैल्यू के बेसिस पे दोनों प्रोडक्ट या फिर मोर देन टू प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको सेल वैल्यू के रेशियो में अपन उसको सेपरेट अलग अलग पॉइंट पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, इसको एग्जाम्पल 9 के थ्रू अपन एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन एग्जाम्पल 9 की बात करें, तो एग्जाम्पल 9 में अगर अपन देखना चाहें, तो एग्जाम्पल 9 में सपोज यहाँ पे क्रूड ऑयल जो परचेज किया है वो 10,000 केजी परचेज किया है, और उसकी जो रेट है परचेज करने की वो 600 रुपये पर केजी, तो मैंने 60 लाख रुपीज़ का क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। क्रूड ऑयल को परचेज करने के बाद उसकी जो रिफाइनिंग वाली कॉस्ट है वो 20 लाख रुपीज़ है, और जो मेरा आउटपुट उससे निकल के आया है वो मेरे दो आउटपुट निकल के आए हैं, पेट्रोल एंड डीजल। ओके, तो 6000 लीटर मेरा पेट्रोल निकल के आया है, और 4000 लीटर मेरा डीजल निकल के आया है। तो ये मेरे दोनों हो गए जॉइंट प्रोडक्ट। ओके, एक मेरा इससे बाई प्रोडक्ट निकल के आया है, वो है पेट्रोलियम जेली 200 केजी की, और इस बाई प्रोडक्ट की जो एनआरई है मेरी, मतलब जो बाई सेल करने से जो मेरे को मिलेगा वो 1000 रुपये पर केजी के आसपास मिलेगा।
और जो मेरे जो जॉइंट प्रोडक्ट थे उन दोनों को सेल करने की जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो है 900 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़। ओके। तो जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो मेरी टोटल जो जॉइंट कॉस्ट बनी है वो रिफाइनिंग कॉस्ट हो गई 20 लाख रुपीज़ की, और जो मैंने क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करी थी वो 60 लाख रुपीज़ की, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई है मेरी 80 लाख रुपीज़ की। ओके। अगर बाई प्रोडक्ट की वैल्यू बात करें तो मेरा बाई प्रोडक्ट जो मैंने सेल किया है वो है 200 kg और 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ का इसके ऊपर मैंने इसको एनआरई के हिसाब से मैंने इसको बेच दिया है। तो मेरा जो टोटल बाई प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे नेट जॉइंट कॉस्ट हो गई मेरी 78 लाख रुपीज़। अगर अपन की सेल वैल्यू की बात करें तो पेट्रोल मैंने 6000 और 900 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो 54 लाख रुपए का मैंने पेट्रोल बेचा है और डीजल मैंने इसी 40 लाख रुपीज़ का मैंने डीजल बेच दिया। जो मेरा रेशियो बना है, रेवेन्यू का जो रेशियो बना है मेरा 54 एंड 40 बन गया। तो यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करें तो मेरे टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है, नेट जॉइंट कॉस्ट है, उसको अपन 78 लाख रुपीज़ को 54 एंड 40 के रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे तो मेरा 44 एंड 33 लाख रुपीज़ मेरा निकल के आ जाएगा। अगर इसकी अपन पर यूनिट की कॉस्ट की बात करें तो पर यूनिट मेरा 44 लाख डिवाइडेड बाय 6000 और मेरा 33 लाख डिवाइडेड बाय 4000, तो मेरा 746 एंड 829 पर लीटर की मेरी कॉस्ट निकल के आ गई है, राइट। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट फॉर्मूला की। तो कॉस्ट फॉर्मूला की अगर बात करें तो मेरा सपोज इन्वेंट्री अगर मेरी इंटरचेंजेबल है, अपन चेक करेंगे इंटरचेंजेबल है नॉन इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब मेरी जो सिमिलर नेचर की इन्वेंट्री है, ओके। और नॉन इंटरचेंजेबल वाली मेरी इन्वेंट्री वो वाली इन्वेंट्री है जो मेरी सिमिलर नेचर की नहीं है, यूनिक है। तो अगर नॉन इंटरचेंजेबल की बात करें तो कुछ स्पेसिफाइड मेथड होते हैं। तो इस केस में अपन इसको जो वैल्यू करेंगे, वो अपना वैल्यू करेंगे लाइक सपोज स्पेसिफाइड मेथड होता है मेरा, लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल दें तो ज्वेलरी हो गया मेरा। तो ज्वेलरी के केस में अपन उसको स्पेसिफाइड वैल्यू पे मेथड पे वैल्यू करेंगे, राइट। अगर अपन अपना दूसरा इंटरचेंजेबल है तो इंटरचेंजेबल के केस में अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेरा फीफो मेथड आ जाएगा और मेरा वेटेड एवरेज मेथड आ जाएगा। नॉन हिस्टोरिकल में स्टैंडर्ड कॉस्ट में मेरा रिटेल इंडस्ट्री मेथड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में अगर अपन बात करें तो लाइक मेरा जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनी ने बना रखा है या फिर जो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एज पर इन कॉस्टिंग के पेपर में, तो वहाँ से अपन इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट लाइक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है, अपन उसको कंसिडर करेंगे। रिटेल इंडस्ट्री मेथड में सपोज लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट को 20% मार्जिन के ऊपर बेचता हूँ, तो और मेरा 100 रुपए के पर प्राइस सेलिंग प्राइस है। तो इस केस में अपन 100 रुपए में से 20% मार्जिन लेस करने के बाद जो मेरी कॉस्ट आएगी वो अपन उसको कंसिडर कर लेंगे। डिस्क्लोजर्स की बात करें अपन डिस्क्लोजर्स की, तो डिस्क्लोजर में अगर अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डिस्क्लोज करेंगे वो अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करेंगे अपन की किस मेथड पे अपन इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हैं, और अपन इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइक अपन AS2 में लिफो मेथड प्रोहिबिटेड है, अपन उसको यूज नहीं करते हैं। अगर मेरे को ड्यूरिंग द ईयर मैंने अगर कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव मेरे को मिला है तो अपन उसको इन्वेंट्री के वैल्यू में से एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको एज ए अदर इनकम ट्रीट किया जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस मेरे को इन्वेंट्री कॉस्ट में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं कभी भी अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट जियो पॉलिटिकल लोकेशंस हैं तो उस डिफरेंट डिफरेंट जियो पॉलिटिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यूज नहीं कर सकता। मुझे सेम नेचर की इन्वेंट्री के लिए, सिमिलर नेचर की एंटिटी के लिए सेम ही कॉस्ट फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये अपना AS2 कवर हो गया। तो AS2 में अपन ने जो सबसे पहले देखा है वो AS2 में सबसे पहले अपन ने इन्वेंट्री की डेफिनेशन से कवर किया था कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या क्या कवर किया अपन ने। तो अपन ने डेफिनेशन में बोला कि मेरे पास में जो भी मेरा फिनिश गुड्स है, WIP या फिर मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरा इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ओके। उसके बाद अपन ने एसेट्स की डेफिनेशन देखी कि एसेट्स में मेरा क्या क्या कवर होता है। तो एसेट्स की डेफिनेशन में अपने जो किया वो है मेरा कि जो भी कोई भी सारे रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करती है और उसको उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो वो भी मेरा सारा का सारा इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। अगर कोई मेरे स्पेयर पार्ट्स है, अगर उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है तो वो मेरा PPA में कवर होगा, और उसकी मोर लेस देन 12 मंथ्स है तो वो मेरा एज ए इन्वेंट्री कवर होगा। फिर अपन ने स्कोपिंग की बात करी थी। तो स्कोपिंग में अपन ने देखा था कि मेरा अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस में है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पे AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में नहीं होगा, शेयर डिबेंचर के केस में नहीं होगा, नेचुरल गैस के केस में भी नहीं होगा, और मेरा अगर बैंकिंग बिजनेस है, कंसल्टेंसी बिजनेस है, तो उसके केस में भी मेरा AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। AS2 जो बात करता है, गाइडेंस देता है, वो कॉस्ट की मतलब इन्वेंटरी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनआरई कैसे निकालते हैं उसकी बात करता है। और अगर अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फिनिश गुड्स तीन तरह के आते हैं। फिनिश गुड्स या फिर स्टॉक एंड ट्रेड में है, या फिर मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिर मेरा रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, ओके। नेक्स्ट अपन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मैं अपन इन्वेंट्री की वैल्यू करते हैं। तो अगर फिनिश गुड्स में अगर मेरा फिनिश गुड्स है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक एंड ट्रेड है, तो अपन देखेंगे कि मेरा कॉस्ट एंड एनआरई व्हिच इज लोअर पे क्या होगा। उसके बाद में अगर मेरा रॉ मटेरियल का केस है तो रॉ मटेरियल के केस में अपन पहले चेक करेंगे मेरा फिनिश गुड्स क्या है। फिनिश गुड्स में अपन देखेंगे अगर वो मेरा कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल हो रहा है,
तो अपन उसको रॉ मटेरियल को भी अपन कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अगर मेरा फिनिश गुड्स कॉस्ट से लोअर वैल्यू पे सेल हो रहा है तो अपन देखेंगे उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। इन दोनों में से जो भी मेरा लोअर होगा उस पे अपन वैल्यू करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब मेरा वही है कि अगर मैं सेम प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट को मार्केट में से खरीदना चाहूँगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हो गया वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन अगर अपन इन्वेंट्री की बात करते हैं तो वैल्यूएशन में अगर इन्वेंट्री की बात करें तो अपन आइटम बाय आइटम पे करते हैं, कंसोलिडेट पे नहीं करते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक अपना हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के केस में अपन ना फर्स्ट हो गया मेरा, अगर मेरा रॉ मटेरियल या फिर कंज्यूमेबल्स है तो रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल के केस में अपन कॉस्ट ऑफ परचेज वही मेरा इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगा। अगर मैं फिनिश गुड्स या फिर मेरा डब्ल्यूआईपी है तो मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और मेरी अदर कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ परचेज के केस में अपन उसमें देखते हैं कि मेरा जो भी परचेज प्राइस है उसमें मैंने कोई ड्यूटीज टैक्सेस पे किए हैं वो होगा, मेरा नॉन रिफंडेबल टैक्स है, अगर मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग चार्ज इंश्योरेंस वगैरह पेमेंट किया वो आ जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस आ जाएंगे। अगर मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला तो उसको अपन लेस करना पड़ेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर रिबेट मिला तो उसको लेस करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई मैंने लाइक सपोज जीएसटी वाला केस ले लेते हैं अपन, या मेरे को कोई ड्यूटी या टैक्सेस है जो मेरे को वापस मिल जाएगा, जिसकी आईटीसी मुझे मिल जाएगी तो अपन उसको लेस कर देंगे। कैश डिस्काउंट अपन कैश कॉस्ट की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को अपन को लेस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन बात करें तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में अपन मेरा वही डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, लेबर कॉस्ट आ जाएगी या फिर अदर मेरे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अगर मेरे पास में फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड है तो अपन उसका सिस्टमैटिक एलोकेशन करना पड़ेगा और अपन वेरिएबल ओवरहेड को पर टोटल मेरा जो भी वेरिएबल ओवरहेड है उसमें टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके अपना वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट की कॉस्ट में निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में अगर अपन बात करेंगे तो फिर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो भी है और मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन और बजट प्रोडक्शन जो भी मेरा विच इज हायर होगा अपन उसके कैलकुलेशन में उसको अपन कैलकुलेट कंसिडर करेंगे। अदर कॉस्ट, इन्वेंटरी कॉस्ट में अपने अदर कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मेरा पैकिंग कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट, अगर वो भी सारे हैं तो उसको अपन को इन्वेंटरी कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मेरी प्राइमरी पैकेजिंग है तो उसको पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी कॉस्ट का पार्ट है, अगर मेरी सेकेंडरी पैकेजिंग है तो वो मेरी इन्वेंटरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इन्वेंटरी की कॉस्ट की कैलकुलेशन करते टाइम अपन को सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, या फिर एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर कोई भी मेरा इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट है उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। AS16 जो बोरोइंग कॉस्ट है, AS16 बोलता है कि कोई भी इन्वेंट्री उसका नेचर ऐसा है कि वो 1 साल से ज़्यादा में बनने के टाइम लेगी और उस पे आप अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट इंकर्ड कर रहे हैं तो वो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन बात करें तो मेरा नेट एनआरवी। एनआरवी मेरा क्या है, अगर मैं फिनिश गुड्स का केस है तो फिनिश गुड्स के केस में जो भी मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसमें से अपन एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर है उसमें से अपन लेस करेंगे तो मेरा एनआरवी बन के आ जाएगा। और अगर मेरा डब्ल्यूआईपी का केस है तो डब्ल्यूआईपी के केस में अपन जो भी मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसमें से अपन जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर है और उसको इन्वेंट्री को जो भी बनाने में अगर मेरा कोई भी फर्दर एक्सपेंडिचर होगा वो अपन उसमें से लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद में रॉ मटेरियल के केस में अपन ने ऊपर जिसको 3.2 में कवर किया था। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर अपन बात करें तो अपन एनआरवी की कैलकुलेशन में सबसे बेस्ट मेथड है कि अपन सब्सिक्वेंट सेल लिस्ट लेंगे, उसमें से इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस चेक करेंगे मैंने सब्सिक्वेंट पीरियड में वो कितने वैल्यू पे सेल हुआ है, उसी के बेसिस पे अपन एनआरवी की कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मेरा कोई कस्टमर से ऑर्डर आ रखा है किसी पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए वो जो इस वैल्यू पे अपन ने उस कस्टमर ऑर्डर में जो भी वैल्यू पे अपन ने एग्री किया है उसके बेसिस पे अपन उसको वैल्यू करेंगे। अगर मेरा कोई भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस तो अपन उसकी कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे, पर एबनॉर्मल लॉस को अपन डायरेक्टली पेमेंट से चार्ज करेंगे। अगर मेरा कोई जॉइंट प्रोडक्ट है फिर मेरा बाई प्रोडक्ट है तो उसको चेक करेंगे कि सबसे पहले अगर मेरा बाई प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट की वैल्यू मटेरियल है तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ही लेस कर देंगे। अगर मेरा बाई प्रोडक्ट अगर मटेरियल वैल्यू का है तो उसको अपन ऐसे सेपरेट जॉइंट प्रोडक्ट ही कंसिडर करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो अपन ने लिए बहुत वेल एंड गुड है, अपन उसको वही कॉस्ट ले लेंगे। अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो अपन उसको सेल वैल्यू के जो भी मेरा टोटल पहले है सबसे पहले अपन टोटल जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद में जो भी मेरा सेल का रेशियो है उसको अपन उससे सेल वैल्यू उसके रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपना आ जाता है कॉस्ट फॉर्मूला। तो कॉस्ट फॉर्मूला अपन चेक करेंगे कि मेरे सबसे पहले मेरी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है या फिर नॉन इंटरचेंजेबल है। अगर मेरी इंटरचेंजेबल है तो अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का देखेंगे तो इसमें मेरा फीफो वेटेड एवरेज मेथड आ जाता है और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर मेरा रिटेल मेथड आ जाता है। ओके, उसके बाद में मेरा स्पेसिफाइड मेथड आ जाता है नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री के केस में। फिर अपन डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं। तो डिस्क्लोजर मेरा फाइनेंशियल लिस्ट में क्या-क्या डिस्क्लोजर जाएगा तो जो भी मैं कॉस्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो उसका जाएगा और मेरा इन्वेंटरी का क्लासिफिकेशन जाएगा। लिफो मेथड ये एस्टो में प्रोहिबिटेड है, उसको अपन यूज़ नहीं करते हैं। अगर मुझे कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है तो उसको इन्वेंटरी के वैल्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस को इन्वेंटरी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे या फिर लेस नहीं करेंगे। अगर मैं सेम टाइप ऑफ इन्वेंटरी सिमिलर नेचर के लिए सेम फॉर्मूला ही यूज़ करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा।
ओके। और अगर मेरा डिफरेंट लोकेशन पे मेरी सिमिलर टाइप की इन्वेंटरी पड़ी है, तो मैं डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अपन सेम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपना AS2 कंप्लीट होता है।